नमो नमः। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर, आदरणीय सभी जो वैद्यगण यहाँ पर उपस्थित है और ये कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया वो नस्या की पूरी टीम। अभी का ये व्याख्यान जब शुरू करने जा रहे थे हम, तब संयोजक ने ऐसा बोल दिया कि अभी कसौटी है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी कसौटी है नहीं, मैं ये समझूंगी कि मेरी कसौटी है। पूरा 1 घंटा तक पोस्ट लंच आपको जागरूक रखना है और कुछ अच्छी सी बातें भी आपको बताना है। चरक संहिता का अध्ययन और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रुग्णों के ऊपर करते हुए जो अध्ययन किया, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका उपयोग किया, उसका पूर्ण श्रेय आदरणीय गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर और कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी सर को जाता है। उन दोनों को नमन करते हुए मैं कुछ बातें यहाँ पर आज बताना चाहती हूँ। आज मुझे ऐसा टॉपिक दिया था कि अम्ल पित्त और ग्रहणी, ये 2 व्याधि में जो कंसेप्चुअल थिंग्स है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केस स्टडी के साथ में कुछ प्रेजेंट करना है। तो आप सभी के साथ में जो बुकलेट है, वो बुकलेट में कुछ कंसेप्ट्स या सिद्धांत, चिकित्सा के सिद्धांत जो इस दो व्याधि में मिलते हैं, जिनका उपयोग करना चाहिए, वो दिए हैं। आप सभी भी वो देख सकते हैं। मैं एक एक जब जैसे जैसे एक्सप्लेन करूँगी। अभी अम्ल पित्त और ग्रहणी चिकित्सा के बारे में जब हमको बात करनी है, जब हमको कुछ देखना है, तो पहली बात यह है कि अम्ल पित्त और ग्रहणी, इनके बहुत सारे केसेस हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे कि इनका प्रिवेलेंस ज़्यादा है और बहुत सारे रुग्ण ऐसे भी आते हैं कि अम्ल पित्त के कारण कुछ उपद्रव स्वरूप व्याधि है। जैसे कि अम्ल पित्त के कारण शीत पित्त है, अम्ल पित्त के कारण शिरशूल है, माइग्रेन जिसको बोलेंगे, अम्ल पित्त के कारण अत्यार्तव है, या अम्ल पित्त के कारण और कुछ उपद्रव के साथ हमारे पास रुग्ण आते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि हमने वो उपद्रव की चिकित्सा कर ली, तो वो व्याधि का बार बार पुनरुद्भव होता है। तो क्या करना चाहिए? जो मूल व्याधि हेतु है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और व्याधि हेतु की चिकित्सा करते समय क्या करना चाहिए? उस व्याधि के दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। और दोष की चिकित्सा करते समय सबसे पहले ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? तो हेतु के ऊपर देना चाहिए। सवेरे से हम जो बात समझते आए हैं कि दोषः ही एव सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। तो दोष की चिकित्सा करते समय हर एक व्याधि में उसके हेतु जानते हुए, स्वतंत्र है या परतंत्र है, संसर्ग है या सन्निपात है, एक दोषज है या द्विदोषज है, या शुद्ध है या परतंत्र है, इसको समझते हुए चिकित्सा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बात हुई कि केसेस बहुत आते हैं और उनकी चिकित्सा करना जरूरी है। दूसरी, ये दोनों व्याधि में एक समान बात है, वो है ये महास्रोतस के व्याधि है। और महास्रोतस के व्याधि हुए, ये दोनों व्याधि में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अग्नि परीक्षण करना अत्यंत उपयुक्त है या अत्यंत जरूरी है। अग्नि परीक्षण बिना करते हुए हम ये दोनों व्याधि की सक्सेसफुल चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए अग्नि की चिकित्सा, हमारे रुग्ण की अग्नि की चिकित्सा और उसके अग्नि के विकृत होने के कारण, उसके हेतु जितने अच्छे से हम समझ सकेंगे, उतने अच्छे से हम चिकित्सा फल प्राप्त कर सकेंगे। और एक बात मैं ये पूरे दोनों व्याधि के समराइज के लिए एक बताना चाहूँगी कि व्याधि के हेतु अग्नि परीक्षण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आहार विधि विधान ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अग्नि परीक्षा आहार विधि विधान के साथ
करना जरूरी है। जैसे कि हमें मालूम है कि आहार विधि विधान कहाँ पर बताया है कि चरक सूत्र स्थान में आहार विधि विधान चरक विमान स्थान में बताया है। जैसे कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, एक एक शब्द से यह स्पष्ट होता है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, 8 है, आहार के है, विधि के है और ये विशेष आयतन है। इसका मतलब ये विशेष हेतु है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, आयतन का पर्याय है हेतु। तो इनको जानते हुए हम सभी व्याधि की चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अग्नि का परीक्षण और अग्नि की दीप्ति अच्छे से कर सकते हैं। अभी ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में, जिसमें क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था इत्यादि। और ये उपयोग संस्था में जो है, उपयोग संस्था एक आयतन है, उसका मीनिंग है उपयोग नियमः, टीका में दिया है उपयोग नियमः इति हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए। इसका एक उदाहरण जो अभिजीत ने दिया था वो मैं एक बार और बताऊंगी कि वहाँ पर एक नियम है जीर्णे अश्नीयात, खाना कब खाना चाहिए, पूर्व आहार जीर्ण होने के बाद, ये नियम है। और पूर्व आहार जीर्ण होने के पहले ही अगर हमने खा लिया, अजीर्णे अश्नीयात क्या किया, तो अजीर्णे अश्नीयात त्रिदोष प्रकोपम भवते। और एक नियम है मात्रावत अश्नीयात, हर एक पदार्थ की गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष पदार्थ की एक निश्चित मात्रा होती है। अगर उसको छोड़ के हमने खा लिया, अमात्रावत अश्नीयात करने से ही क्या होता है, आमोत्पत्ति होते ही, और वो भी आम प्रकोपजन्य है। इसका मतलब आहार विधि विधान, उपयोग संस्था, हाउ टू ईट, ये चीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अम्ल पित्त ग्रहणी चिकित्सा के बारे में। अभी ये विधि विधान में, आहार विधि विधान में एक ऐसी विधि दी है वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात, और उसका वाक्यशेष से समझ सकेंगे कि विरुद्ध अश्नीयात से क्या होता है। और विरुद्ध के भी अनेक प्रकार है, यच्चापि, देश, काल, अग्नि, मात्रा इत्यादि। ये सभी के विरुद्ध होने से बहुत सारे हेतु रुग्णों में घटते हैं, और वो हेतु से अम्ल पित्त ग्रहणी, प्रतिशाय, श्वास, कास, ऐसे बहुत सारे व्याधि होते हैं। तो इसका मतलब है हमें महास्रोतस के व्याधि की चिकित्सा करते समय अग्नि परीक्षण के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और अग्नि परीक्षण के लिए रुग्ण में जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन होते हैं, उनके ऊपर ध्यानपूर्वक दत्तचित्त होकर उनका हमें निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए। और वो हेतु बंद करने के बाद ही चिकित्सा परिपूर्ण होती है। यही विषय मैं मेरे कुछ केस स्टडी में अभी बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखो कि अम्ल पित्त में कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अम्ल छर्दी, उरोविदाह, अम्ल प्रसेक, शिरशूल, अम्लोद्गार। अभी ये तो सभी सिम्टम्स अम्ल पित्त के हैं, अनेक ग्रंथों में है, और हमारे रुग्ण में भी ये बहुत सारे सिम्टम्स हमको मिलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। एक मिनट में थोड़ा सा चेंज करती हूँ जगह मेरी। इसके पहली के स्लाइड लेंगे। अम्ल पित्त में ये सिम्टम्स कॉमन है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि ग्रहणी दोष,
हम यहाँ पर दो व्याधि एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अम्ल पित्त और ग्रहणी। ग्रहणी व्याधि का जो चरक चिकित्सा में वर्णन है अर्थात तो ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय ऐसा है। और ग्रहणी दोष का अर्थ है अग्नि दोष चिकित्सा। तो अग्नि दोष के कारण जो व्याधि होते हैं वो सभी व्याधि चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में दिए हैं। जैसे कि ग्रहणी अध्याय में आमजन्य होने वाले व्याधि का भी समावेश है। ग्रहणी व्याधि में अम्ल पित्त जैसे व्याधि का भी समावेश है। ग्रहणी व्याधि में विष्टब्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, ये भी सभी व्याधि के संदर्भ हमको मिलते हैं। अभी यहाँ पर हमको मालूम है कि प्राकृत अग्नि 4 प्रकार की होती है। एक चतुर्विध अग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। और चरक ने ये बताया है कि समविवर्जिता, सम को छोड़ के, समवर्ज को छोड़ के बाकी के जो 3 अग्नि है उनके अपचार से या उनके दोष के कारण जो व्याधि होते हैं उनको अग्नि दोष या ग्रहणी दोष व्याधि समझते हैं। अभी ग्रहणी का प्रमुख सिम्टम्स, जैसे कि अम्ल पित्त के सिम्टम्स ऊपर जो दिए हैं, तो ग्रहणी के रुग्ण का प्रमुख सिम्टम्स क्या होता है कि दिन में 5-6 बार से लेके 10-12 टाइम तक उसको मल प्रवृत्ति होती है। मल प्रवृत्ति सपिच्छ, सरक्त, सप्रवाहन, सशूल ऐसी होती है। तो एक प्रत्यात्म लिंग लक्षण उसका ऐसा है कि आम विमुंचति, आम एव अन्नम विमुंचति, यही एक लक्षण होता है। वो लक्षण अत्यंत उत्कट अवस्था का है। किसी रुग्ण को एक ही बार मल प्रवृत्ति होती है लेकिन वही मल प्रवृत्ति सपिच्छ सप्रवाहन होती है। हो सकता है हम उसका निदान प्रवाहिका करेंगे, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक होती है और बहुत दिन से होती है, और वो हमारे पास अगर फाइल लेके आ गया तो उसका निदान वो बोलेगा हमको कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और 5-6 हॉस्पिटल में जाके सुपर कंसल्टेंट के साथ में चिकित्सा करके आया होगा, तो उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए और कुछ न कुछ डायग्नोसिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो गए। लेकिन हर बार उसकी एक ही कंप्लेंट है कि जब मैंने दवा ली है तब तक कुछ दिन के लिए मुझे अच्छा लगता है, जैसे ही मैंने दवा छोड़ दी फिर सिम्टम्स चालू हो गए। ऐसा ही नहीं, वो कई 1-2 वैद्य के पास भी जाके आया होगा, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे रुग्ण के जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन न जानते हुए अगर चिकित्सा की हुई तो उसमें पुनरुद्भव जरूर है। इसलिए अपुनर्भव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके हेतु निकालने चाहिए, और हेतु परिवर्जन के साथ अगर हमने चिकित्सा की तो वही चिकित्सा परिपूर्ण और फलद्रूप चिकित्सा होती है। यही मैं कुछ केस के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये स्लाइड में ये 2 ही बात मैंने बताई है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन समझना इम्पॉर्टेंट है, और उसकी चिकित्सा वही है आहार विधि एवं चिकित्सा। हमारे रुग्ण की आहार विधि हमको करेक्ट करके देना है, और अगर हमने आहार विधि करेक्ट करके दी तो उसकी चिकित्सा परिपूर्ण होती है। अभी देखो, ये कुछ बेसिक प्रास्ताविक होने के बाद मैं आपके सामने 5-6 केस प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और ये केस में अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का सहाय्य लेते हुए मैंने जो प्रयत्न किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा इसमें एक आपको अनुग्रह है कि यही एक बात अगर हमने समझ के हमारे हर एक रुग्ण में अगर समझ ली तो उसका निश्चित रूप से यशस्वी चिकित्सा के लिए फायदा होता है। केस फर्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। अभी ये 29 इयर्स मेल पेशेंट है, मैरिड पेशेंट है। उसका ऑक्यूपेशन था, वो मैकेनिकल इंजीनियर था। वो जब मेरे पास आ गया तो उसको मेन कंप्लेंट्स थे
प्रभूत कास प्रवृत्ति, कंठाभिषंद, उरोविदाह, अम्लच्छर्दी, वंस इन वीक, निद्राल्पता, विबंध और मुखपाक। और इसके पहले ये पेशेंट जनरल प्रैक्टिशनर, मेडिकल फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ये सभी के पास जाके आया था, क्योंकि उसकी मेन कंप्लेंट क्या थी? कास प्रवृत्ति। उसके लिए उसने हीमोग्राम, मॉन्टॉक्स टेस्ट, एक्सरे चेस्ट, सभी इन्वेस्टिगेशन, स्पूटम और ये सभी इन्वेस्टिगेशंस किए थे। उसके बाद एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने उसको बताया कि आपका जो कफिंग है उसका कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है, उसका कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में है, आपको एसिडिटी है, तो आप ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो पेशेंट सीधा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने उसको कुछ दिन जैसे ओमेप्रोजोल जैसा मेडिसिन दिया। उसके बाद में उन्होंने उनको बोला कि आप गैस्ट्रोस्कोपी करके ले लो। तो उन्होंने गैस्ट्रोस्कोपी भी करके ली। उसमें उसका इम्प्रेशन था माइल्ड गैस्ट्राइटिस। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दी और ट्रीटमेंट के बाद उसको कुछ दिन तक अच्छा लगा, लेकिन बाद में फिर वही कंप्लेंट्स चालू हो गई। और फिर वो पेशेंट के रिलेटिव्स मेरे पास आते थे और उन्होंने बोला कि आप एक बार इन मैडम को बता दो। और जो पेशेंट जब मेरे पास आ गया तो मेरी पहली एक पद्धत है हिस्ट्री लेने की। मैं रिपोर्ट्स देखने के पहले पेशेंट का जो हिस्ट्री लेती हूँ, तो सवेरे कितने बजे उठते हैं, उत्थान कितने टाइम पे है, कितने बजे है, यहाँ से शुरुआत करती हूँ। जैसे कितने बजे आज उठते हैं और कल कितने बजे तक उठते हैं, या पूरे 24 आवर्स का उनका दिनक्रम, दिनचर्या, ये मैं पूछती हूँ। तो मेरा पहला सवाल था पेशेंट को कि आप कितने बजे उठते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कि मैं कम से कम 8:30 बजे तक सोते रहता हूँ। तो ये बात, यही हर एक बात कुछ न कुछ हमारे लिए हेतु के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ हेतु जो प्रस्तुत किए हैं ये पेशेंट के जो मैं यहाँ पर रखती हूँ, जैसे कि अत्यधिक जलपान, दिन में 10 से 12 टाइम वो चाय लेता था, दोपहर का खाना नहीं खाता था और रात का खाना हेवी लेता था। और सवेरे उठने के बाद 8:30 बजे उठने के बाद चाय, टोस्ट या चाय और ब्रेड खा के ऑफिस में चला जाता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर है। जैसे कि अभिजीत ने एक बात यहाँ पर सूत्र रूप पे बताई कि प्रातराशे अजीर्णेतु सायं न दुष्यति। रात का खाना अगर अच्छे तरह से जीर्ण नहीं हुआ तो प्रातः का खाना जरूर ही अग्नि को दुष्ट करता है। प्रातः का खाना अगर जीर्ण नहीं हुआ तो रात का खाना दुष्ट नहीं करता। इसका और एक कारण भी है कि दिन भर सृष्टि के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। दिन भर हमारा भी चलन वलन चलते रहता है, तो कुछ न कुछ आहार का परिणाम होता है। और अगर हमने रात का खाना खा लिया और सीधे सो गए तो उसका अच्छे से परिणाम नहीं होता, और सवेरे उठे बराबर उसके ऊपर और कुछ डाल दिया तो उसका आमविष ही होता है। तो ये मेन कारण ये पेशेंट में था। वो खाना नाश्ता बिल्कुल कम करता था, लेकिन दिन भर सवेरे उठने के बाद जब नाश्ता करता था तब उसको क्षुद्ध बोध नहीं था। दिन भर सिर्फ चाय पीता था और रात का खाना ज़्यादा खाता था। अभी ये पेशेंट का और एक हेतु था, वो है अव्यायाम और दिवास्वाप। अभी वो दिवास्वाप कौन सा है, तो मैंने बताया कि वो दिन में नहीं सोता था लेकिन सवेरे देर से उठता था। तो यही भी बात है, वो दिवास्वाप जैसे ही काम करती है, शरीर में अग्नि को दुष्ट करती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी यही पेशेंट को मैंने सबसे पहले सद्योवमन दिया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हुए 2 दिन उसको रुक्ष स्वेद दिया और सद्योवमन दिया। अभी पेशेंट है, कास कंप्लेंट लेके आया है।
मॉडर्न का डायग्नोसिस है गैस्ट्राइटिस, और मैंने चिकित्सा की है, शोधन की चिकित्सा है। अभी एक सूत्र चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में दिया है कि दोष वृद्ध्यातु मंदेग्नो दोष विधिम चरेत। इसका मतलब है दोष वृद्धि के कारण अगर मंदाग्नि हुआ है, आमोत्पत्ति के कारण, दोष वृद्धि के कारण अगर मंदाग्नि हुआ है, तो उसको पहले दोष शोधन करना चाहिए। और इस रुग्ण को मैंने सद्यो वमन दिया। सद्यो वमन, अभी देखो वमन का जो हमेशा प्रोटोकॉल चलता है, तो वमन क्या है? वमन शोधन चिकित्सा के पूर्व स्नेहन करना है, 5 दिन 7 दिन स्नेहन करना है, बाह्य स्नेहन स्वेदन करना है और बाद में वमन देना है। ऐसा एक कॉमन प्रोटोकॉल है। लेकिन अभी 17 इयर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं बिल्कुल कंफर्म ये बोलती हूँ कि बहुत कम लोगों में स्नेहपूर्वक वमन की जरूरी होती है। मैक्सिमम पेशेंट में सद्यो वमन, अस्नेहपूर्वक वमन से ही फायदा होता है। इसके बहुत अच्छे से टेक्सचुअल रेफरेंसेस जो श्वास चिकित्सा में है, ज्वर चिकित्सा में है या ग्रहणी चिकित्सा में है, उसमें के श्वास चिकित्सा के सभी रेफरेंसेस मैंने मेरे बुक में भी दिए हैं। और वहाँ पर सद्यो वमन का सभी कैसे करना है ये भी एक्सप्लेन किया है। तो इसी ये रुग्ण को भी मैंने सद्यो वमन दिया और सद्यो वमन के बाद संसर्जन क्रम चिकित्सा दी। संसर्जन क्रम 3 दिन होने के बाद उसको जो चिकित्सा की है वो है चित्रकादि वटी। अभी चित्रकादि वटी चरक चिकित्सा ग्रहणी चिकित्सा में आई है। वहाँ पर त्रिकटु, चव्य चित्रक, द्वौक्षार ऐसा उसका कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा ड्रग है और चित्रकादि वटी उत्तम आमपाचन और अग्निदीपन करती है। अगर चित्रकादि वटी हमें अगर अच्छा मालूम है कि आमोत्पत्ति ज़्यादा है, अग्नि बिल्कुल दुर्बल हो गया है, मंदाग्नि है, तो अपान काल में भी अगर हम चित्रकादि वटी का 500 मिलीग्राम तक डोज दे कोष्ण जल के साथ, तो 3 या 4 दिन में अच्छे से अग्नि प्रवृद्ध होता है। मंदाग्नि के लक्षण बहुत कम होते हैं। पेशेंट बोलने लगता है कि मुझे अभी अच्छी सी भूख लगने लगी है। तो ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल कल्प इसको दिया था। और जब ये रुग्ण मेरे पास आया था तब वसंत ऋतु था, फरवरी में आया था, वसंत ऋतु था। तो वसंत ऋतु की चर्या में जलपान में एक नियम है, वहाँ पर क्वथित जल देना है। जल क्वथित करके उसमें जल ठंडा होने के बाद उसमें अच्छा शहद डालो और वो शहद के साथ उसको जलपान करने को बोलो। इसका अच्छा सा फायदा श्लेष्म क्षय के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं वसंत ऋतु में बहुत सारे रुग्णों को, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में हम षडंगोदक का पान बोलते हैं, धने जीरे का पानी लेने को बोलते हैं, वैसे वसंत ऋतु में मैं बहुत रुग्णों के लिए क्वथित जल में हनी डाल के लेने को बोलती हूँ। उससे श्वास, कास, प्रतिशाय या त्वक दुष्टि के जो व्याधि है उनमें बहुत अच्छा फायदा होता है और बहुत सिंपल दवा है। तो यही 2 दवा चित्रकादि वटी, क्वथित जल, संसर्जन क्रम के बाद ये पेशेंट को मैंने दिए। उसके बाद मुझे अभी समझ में आया कि अच्छी सी वात पित्तोत्तर अवस्था आई है, आमोद्भव तो नहीं है, श्लेष्म क्षय भी हुआ है और अभी वात पित्तोत्तर अवस्था है और अग्नि हमेशा ऐसा ही प्रदीप्त रहने के लिए उसके बाद 15 दिन तक मैंने 2 कल्प यूज किए। एक है नागरादि कषाय और दूसरा है तृषणाद्य घृत। अभी ये नागरादि कषाय में क्या है? शुंठी, मुस्ता, कूटज और गुड़ूची, ये क्वाथ के द्रव्य है। 40 ml क्वाथ में 20 ml तृषणाद्य घृत। तृषणाद्य घृत भी चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में है। उसमें है सिर्फ त्रिफला, तृषण और गोघृत। इसके साथ में सिद्ध किया हुआ ये घृत है, करने में भी बहुत आसान है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो चिकित्सा में क्या किया? पहले दोष शुद्धि की, शोधन किया, उसके बाद में संसर्जन क्रम किया,
उसके बाद में शेष दोष पचन और शेष आम पचन के लिए क्वथित जल और चित्रकादि वटी दी। और 15 दिन के बाद प्रवृद्ध हुआ अग्नि वैसे ही प्रवृद्ध रहने के लिए, पुनर्भव व्याधि का न होने के लिए स्नेहपान चिकित्सा की। उसका एक मेन क्राइटेरिया था वो वात पित्तोत्तर अवस्था, उसमें तृष्णाद्य घृत और नागरादि कषाय, ये 2 ही मेडिसिन उसको दिए। 15 दिन के बाद उसको सिर्फ फ़ोन किया और पूछा तो उसने मुझे 2 बातें बताई। मैडम जो मेरे सिम्टम्स थे उरोविदाह, कास, आलस्य, वो तो अभी गए हैं और मेरा 3 किलो वेट भी कम हुआ है, मुझे बहुत फ्रेश लगता है और मैं अच्छे से मेरा जॉब पे काम भी करते हूँ। तो जब व्याधि के लक्षण कम होते हैं, जैसे कि हमने एक व्याधि की चिकित्सा की और व्याधि के सभी लक्षण कम हुए, सिर्फ इतना ही फल हमें चिकित्सा से प्राप्त होना आवश्यक है ऐसा नहीं है। उसके स्वास्थ्य के लक्षण भी उपबृंहित होना चाहिए, जैसे कि प्रवृद्ध अग्नि रहनी चाहिए, दोषों का कर्म प्राकृत होना चाहिए, मलों का निस्सरण अच्छी तरह से होना चाहिए और जो उत्साह आदि जो लक्षण है वो भी बढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य का समदोषः, समाग्नि, समधातु मलक्रिया ये प्रस्थापित होते हुए हमको रुग्ण को बोलना चाहिए कि अभी आपको कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद और कुछ व्याधि हो गया तो जरूर मेरे ही पास आना, क्योंकि मैं आपकी कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपकी फैमिली फिजिशियन हूँ। अगर ये बात हम पेशेंट को बोलते रहेंगे ना कि मैं सुपर कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं फैमिली फिजिशियन हूँ, ये तो व्याधि गया अभी, इसके बाद में और कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ भी हुआ तो पहले मुझे फ़ोन करो, मेरे पास आओ। तो हमें ये विश्वास अगर हमने हमारे रुग्ण को दिया तो निश्चित रूप से एक रुग्ण, एक फैमिली और इसके साथ में बहुत सारे फैमिली हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और इसके साथ में हम हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। फैमिली फिजिशियन होने का और एक मतलब मैं बताती हूँ कि वो फैमिली में खाने का क्या तरीका है, कैसे खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, ये सब हमको अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए कंसल्टेंट के बजाय फैमिली फिजिशियन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अभी दूसरी केस मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वो भी केस है अम्लपित्त की है। 22 इयर्स मेल पेशेंट है, अनमैरिड है और बीपीओ में जॉब करता है। बीपीओ में उसकी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती है। 11 बजे उसका रिपोर्टिंग है, सवेरे 8 बजे वो काम से बाहर आता है और फिर घर में ही है। और दोपहर के टाइम पे वो कुछ पोस्टल कोर्सेज भी करता था, स्टडी भी करता था। वो जब मेरे पास आ गया था तब उसकी कंप्लेंट्स थी, शीत पित्त की कंप्लेंट्स थी। पूरा कंप्लेंट्स तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। और ईचिंग था, ईचिंग जैसे कि गते वेगे भवेस था, स्वास्थ्य वेग स्वरूपी आती थी, उसके लिए वो कुछ न कुछ एविल, सिट्रिजिन ऐसा कुछ न कुछ लेता था। मेरे हिसाब से मेरी जो पद्धति है उसके हिसाब से मैंने जब हिस्ट्री ली तो मुझे और भी चीज़ समझ में आ गई। उसको अम्ल पित्त के भी कुछ लक्षण थे, जैसे कि अम्लोद्गार, उरोविदाह और प्रातच्छर्दी। हर रोज सवेरे पित्त का पतन होना है, अम्लच्छर्दी पित्तच्छर्दी होना है। और ये कब से है? तो ये बहुत साल से है। ऐसे बहुत पेशेंट आपके सभी के पास भी आते होंगे कि और ऐसे लक्षण के लिए ये लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत अच्छा सिंपल सॉल्यूशन है। वो मेडिकल शॉप में जाते हैं और काउंटर मेडिसिन खरीद लेते हैं। पैंडी है, ओमेज है या और कुछ झिंटैक्स जैसे। जब मैं अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ती थी तब हम जब मेडिसिन्स के बुक्स देखते थे, सिम्स या बुक, तब ऐसा था कि एसिडिटी के लिए कॉमन यूज ड्रग था वो जेलुसिल था। और हिस्टैक, झेंटैक, रेंटैक ये जो मेडिसिन थी वो डिओडिनल अल्सर के लिए थी। पहले ये ड्रग मार्केट में भी अल्सर के लिए आई
और अभी यही ड्रग कॉमनली एसिडिटी के लिए लोग यूज़ करते हैं। अभी देखो हमारे ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे हेतु में एक ऐसा भी हेतु लिखा है कि छर्दी प्रतिघाताच्च, जब उरोविदाह, अम्ल प्रसेक, अम्ल छर्दी होती है, दोष आम दोष या श्लेष्म पित्त दोष स्वयं प्रवृत्त होके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर उसका हमने सप्रेशन किया तो ये छर्दी प्रतिघात है। और छर्दी प्रतिघात से ही त्वग्दुष्टि जैसे बहुत सारे, कुष्ठ का एक हेतु है छर्दी प्रतिघाताच्च। और ये पेशेंट को जब एसिडिटी का ट्रीटमेंट तो वो खुद सेल्फ मेडिकेशन से करता था, लेकिन शीत पित्त कम नहीं हुआ, इसलिए वो हॉस्पिटल में आ गया। अभी उसकी पूरी हिस्ट्री लेते समय मुझे समझ में आ गया कि वो यंग लड़का है और उसको क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने का इंटरेस्ट है। इसके लिए वो क्या करता था, वो जिम में जाता था। जिम के डाइटिशियन ने उसको जो डाइट बताया था वो यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने, बनाना, बॉइल्ड एग एंड प्रोटीन मिल्क। उन्होंने बताया था कि प्रोटीन के लिए ये ऐसा डाइट रोज लेना है। हर रोज दिन में ब्रेकफास्ट के लिए 5 केला और 2 बार डिवाइड करके 4 बॉइल्ड एग और प्रोटीन शेक, प्रोटीन मिल्क शेक वो लेना है। ऐसा डाइट उसका ब्रेकफास्ट के लिए बहुत दिन से चलता था। उसके कारण अग्नि दुष्ट होने के कारण, अग्नि मंद होने के कारण उसको अम्ल पित्त होता था। अम्ल पित्त का सोल्यूशन उसके पास बहुत अच्छा था, वो लेता था, लेकिन उसके साथ में जो उपद्रव स्वरूप रसगत त्वग्दुष्टि हो गई तो वो चिकित्सा के लिए आ गया। अभी इसका जो रेफरेंस है, जैसे कि चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में आपके बुकलेट में भी है, चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में 45 नंबर का जो श्लोक है कि अग्नि मंद होने से क्या होता है, तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टंभा सदनम तथा शिरसो रुक्च मूर्छा च ब्रह्मा पृष्ठ कटिग्रहा जृंभा अंगमर्दस्तृष्णा च ज्वरच्छर्दी प्रवाहणम अरोचको अविपाकश्च घोरम अन्नम विषम च तत् संसृज्यमानं पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयान जनयंती अम्लपित्तम च पित्तजांश्च अपरान गदान। क्या हुआ है, अग्नि मंद होने के कारण अभोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, विषमाशनात्, ये कारण से अग्नि मंद हुआ है और आमोत्पत्ति हुई है। ऐसा यही आम अगर पित्त के साथ संसृज्यमान हुआ तो क्या होगा, पित्तेन दाह तृष्णा मुख आमयान जनयंती अम्लपित्तम च। ये तो हो गया, ये रुग्ण में अम्लपित्त हो गया। अम्लपित्त का उसने खुद कुछ न कुछ उपाय कर लिया। उसके आगे है यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम करोति वात संसृष्टम वातजांश्च गदान बहुन। तो ये आम अगर श्लेष्मा के साथ संसृष्ट हुआ तो पीनस आदि व्याधि हो गए। ये आम पित्त के साथ संसृष्ट हुआ तो दाह मुखामय आदि व्याधि हो गए। और ये आम वात के साथ संसृष्ट हुआ तो अपरांश्च गदान वात व्याधि भी हो गए। ऐसे ही अगर ये आम दोष रसादि धातुन के साथ संसृष्ट हो गया तो रस के साथ में संसृष्ट होने के कारण त्वक के ऊपर शीत पित्त जैसी संप्राप्ति परिपूर्ण हो गई। और यही इसका निदान करते हुए मैंने चिकित्सा उसकी अग्नि की चिकित्सा की या हेतु विपरीत चिकित्सा की। नेक्स्ट प्लीज। चिकित्सा में पहली चिकित्सा है हेतु विपरीत चिकित्सा। मैंने उनको कहा कि आप जिम जरूर जाना है, एक्सरसाइज तो जरूर करना है, लेकिन डाइट मैं जो बोलूँगी वो लेना है। वो बनाना, मिल्क शेक,
बॉइल्ड एग कुछ नहीं लेना है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ऐसे रुग्ण को आहार विधि के साथ हम चतुर्विध आहार, जीर्णे अश्नीयात, मात्रावत अश्नीयात, योग्य काल में भोजन, इतना ही अगर हम मॉडिफाई करके देंगे तो उससे बहुत लाभ होता है। ये रुग्ण को मैंने सिर्फ यही बात बहुत अच्छी तरह से समझाई, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टाइम लगा, लेकिन उसके साथ में उसके पिताजी आए थे। वो पहले तो सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसको 6 पैकेट्स बनाने थे। वो क्या अभी आजकल लोगों को क्या यंगस्टर्स को जरूरी लगता है, लेकिन उसके पिताजी ने उसको बोला कि तू 15 डेज मैडम को सुन, तो भी उसके बाद में देखेंगे, जिम तो जाना ही है ना। तो फिर वो कुछ ना कुछ, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, बनाना नहीं खाऊंगा, बॉइल्ड एग नहीं लूँगा, और मैडम ने जो डाइट दिया है मुझे, चतुर्विध आहार, आशित खादित पीत लीड, द्वौ काल भोजन और उष्णोदक, ऐसा आहार मैंने उसको बोला था। और दूसरी उसकी ट्रीटमेंट थी कि मैंने उसको बोला कि स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन, ओमेज नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो वो बोला मुझे अगर एसिडिटी, क्योंकि मेरा नाइट का जॉब है, बहुत एसिडिटी हो गई और मैं बाहर के कॉल रहते हैं, तो मैं तो ऑफिस से नहीं आ सकता। मैंने बोला कि अगर आपने बनाना नहीं खाया ना तो एसिडिटी होगी नहीं, ऐसा उसको आश्वासित करके हेतु विपरीत चिकित्सा की। और ट्रीटमेंट में मैंने सिर्फ त्रिकटु दिया है, बाकी कुछ नहीं। शुंठ, मिरे और पिपली 5 ग्राम त्रिकटु आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। और बाह्य चिकित्सा के लिए, प्रतिसारण के लिए सिर्फ निम्ब तेल, पारिभद्र तेल और बाष्पस्वेदन के लिए उसको 5 दिन हॉस्पिटल में आने को बोला और घर में ही पारिभद्र तेल का प्रतिसारण करने को बोला। विदिन 15 डेज उसके शीत पित्त का वेग भी नहीं आया, उसको सिट्रीजिन, एविल भी कुछ लेनी नहीं पड़ी, और एसिडिटी के लिए भी उसने कुछ भी नहीं लिया। अभी यहाँ चिकित्सा में क्या है कि हेतु विपरीत चिकित्सा है। कटु तिक्त कषाय रस के, उसमें कटु रस प्रधान चिकित्सा की है, क्योंकि हेतु सभी स्निग्ध है, हेतु मधुर रस प्रधान है। उसके विपरीत कटु रस का द्रव्य यूज किया है। और त्रिकटु में जो मरीच है वो प्रमाथी है, तीक्ष्ण है, उसमें एक क्षमता है कि वो महास्त्रोतस के साथ साथ रस, रक्त धातु तक भी बहुत अच्छे से जाके प्रमाथी गुण से उत्तम दोष पाचन और दोषक्षय करता है। इसलिए स्त्रोतोगामित्व उसको ज़्यादा है। हम सभी को मालूम है कि मरीच का एक कल्प, जैसे कि श्वास कुठार कल्प है, मरीच श्वास कुठार खलवी रसायन है, और उसके निर्माण विधि में भी दिया है कि श्वास कुठार में मरीच कैसे डालना चाहिए, एक एकम मरीचम दत्वा, एक एक डाल के उसको भावना देनी चाहिए, तो और भी उसको प्रमाथी होता है। जैसे कि श्वास कुठार, ये श्वास का कल्प मैं कुष्ठ में बहुत सा रुग्णों में देती हूँ, जैसे कि विचर्चिका है, एक कुष्ठ है, इनको शोधन के पश्चात श्वास कुठार में देती हूँ। उसमें भी प्रमाथी होने से या उत्तम दोषक्षय होने के लिए श्वास कुठार का अच्छा फायदा होता है। तो यही हेतु विपरीत, रस के विपरीत चिकित्सा ये रुग्ण में की और उसका भी अच्छा फायदा हुआ। अभी नेक्स्ट केस, नेक्स्ट प्लीज। केस नंबर 3 है, अम्ल पित्त की केस है। 56 ईयर फीमेल, मैरिड पेशेंट, और ऑक्यूपेशन उसका टीचर थी वो, और उसके मेन कंप्लेंट्स थे अम्ल कटु छर्दी प्रतिदिन अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मैं ब्रश करने लगती हूँ तो छर्दी होती है मुझे, उरोविदाह, अत्यार्तव, और ट्वाइस इन अ वीक मुझे द्रवमल अतिसार होता है, और निद्राल्पता। अभी देखो 56 ईयर्स फीमेल है और मेंसेस इरेग्युलर है, लेकिन आर्तव प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो हो सकता है
कि अभी मेनोपॉजल एज आने वाला है, इसके वजह से होता हुआ। जब रुग्णा मेरे पास आई तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अत्यार्थव के लिए कुछ नहीं करना है हमको, हमें सिर्फ अग्नि का चिकित्सा करना चाहिए। अभी ये रुग्ण टीचर थी, 2 इयर्स के बाद वो रिटायर्ड होने वाली थी और उसको सिर्फ एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रहा था, बाकी कुछ मॉडर्न की ट्रीटमेंट नहीं थी। तो वो तो बोल रही थी कि मैडम मैं बहुत अच्छे से डाइट लेती हूँ, बहुत अच्छे से आहार का डाइट का प्लान करती हूँ, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज को भी जाती हूँ और मुझे ये कंप्लेंट्स क्यों नहीं कम होते। तो तभी भी ये पेशेंट को जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे जो हेतु मिले उसमें पहला हेतु है अत्यंबुपान। अभी अत्यंबुपान, उषपान, जलपान, इसके बारे में भी अभिजीत ने भी कुछ बातें बताई। अभी देखो कुछ ऐसा है कि हाइड्रेशन ज़्यादा होने के बाद स्वास्थ्य बढ़ता है, ऐसे भी कुछ कंसेप्ट्स हमारे सोसाइटी में आते हैं और लोग पीते रहते हैं। सबसे बुरी बात है कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आया तो क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य के जैसे व्हाट्सएप पे आया शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे आया शुरू कर दिया, यही बात। और ऐसी इससे गलती होती है और हमारे रुग्ण के ऐसी गलती जो सुधारने की जिम्मेदारी किसके है, तो फैमिली फिजिशियन की है, फैमिली फिजिशियन की है, इसका मतलब हमारी सभी वैद्यों की है। तो वो रुग्णा अत्यंबुपान करती थी, उसमें उषपान, निशापान ये भी था और उषपान में आइदर शहद के साथ पानी या लेमन जूस के साथ पानी ऐसा वो लेती थी। 1 ग्लास भर वाटर, उसमें आइदर नींबू का रस या शहद। दूसरा और एक बात है कि अभी देखो ये स्मूदी का जो चिकित्सा लेते हैं लोग उसमें क्या क्या लेता है, एक ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट, दालचीनी, लेमन या पुदीना। इधर मालूम नहीं स्मूदी का कुछ प्रसार है क्या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे रुग्ण व्हाट्सएप पे आता है इसलिए ये लेते हैं और उनका कहना है कि इससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल है। तो मैंने भी इसका कुछ स्टडी किया कि कितने पेशेंट ने लिए, किसकी ब्लड शुगर कम हुई, तो मुझे एक समझ में आया कि उसमें दालचीनी बहुत ज़्यादा है और दालचीनी हाइपोग्लाइसेमिक है, उससे जरूर ब्लड शुगर कम होती होगी लेकिन प्रमेह की संप्राप्ति नहीं कम होती। ब्लड शुगर कम होना ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, उससे दोष दुष्य सम्मूर्छना, अबद्ध श्लेष्म मेद या ये संप्राप्ति कम नहीं होती। तो हो सकता है, लेकिन ये पेशेंट का अम्ल पित्त का हेतु मुझे ये समझ में आया कि वो स्मूदी लेती थी और एक भुक्त ही थी, दिन में 1 बार ही खाना खाती थी। उसकी चिकित्सा में मैंने क्या दिया, पहले हेतु विपरीत चिकित्सा की। वो एक भुक्त थी तो उसको मैंने कहा, हम सभी पेशेंट को बोलती हूँ कि दिन भर क्या करना है, दिन भर 2 बार खाना खाना है, 2 बार चाय पीना है और अगर सवेरे अच्छे से एक्सरसाइज किया है तो ही नाश्ता करना है, एक्सरसाइज के बिना नाश्ता करने का नहीं। और एक्सरसाइज का मेरा रूल ऐसा है कि 7 - 1 = 0, 7 - 1 = 6 नहीं, एक्सरसाइज के लिए 7 - 1 = 0। इसका मतलब क्या है कि रोज एक्सरसाइज करना ही है, अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो ब्रेकफास्ट लेने का ही नहीं, अच्छी भूख लगने के बाद ही खाना खाना है। ये पेशेंट को मैंने चिकित्सा जो दी है, हेतु विपरीत चिकित्सा तो नो डाउट है ही, उसके साथ में लघु सूतशेखर और अविपत्तिकर चूर्ण। अभी अकाल भोजन उसका मैंने छोड़ने को बोला और द्रवपान पूरा बंद करने को बोला। लघु सूतशेखर ये पारंपरिक जैसे कि प्रोप्राइटरी ड्रग है, बृहद संहिता में कहीं नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को लाभ भी देती है और रुग्णों को भी मैं देती हूँ। उसमें क्या है, शुंठी, गैरिक और नागवेली पत्र स्वरस की उसको भावना है। और
अत्यंत रूक्षण गुणधर्म के लिए ये बहुत अच्छी है। तो इतनी सिंपल चिकित्सा के साथ उसको ट्रीट किया और उसका पूरा जो पहले लक्षण थे वो कम हो। वो 5 मिनट में मैं 1-2 केसेस आपको बोलूँगी ग्रहणी के। अभी अम्ल पित्त के 3 केसेस हमने कुछ डिस्कस किए। अभी ग्रहणी की जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये कुछ पीछे है, मैं गृहिणी के एक केस आपको बताती हूँ। 69 इयर्स फीमेल पेशेंट, हाउसवाइफ। उसके कंप्लेंट्स थे 4 to 5 टाइम्स मल प्रवृत्ति, सपिच्छ, सप्रवाहन मल प्रवृत्ति, मुख दौर्गंध्य, उदरशूल एंड आद्मान। सिंस 10 to 12 इयर्स उसको ये कंप्लेंट है। इसके पहले उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो मॉडर्न मेडिसिन से एंटी एमेबिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज, कोई है क्या? एंटी एमेबिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट, मल्टीविटामिन्स, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने लिया था। उसके बाद में वो 2-3 आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास से भी ट्रीटमेंट ली थी, होम्योपैथी भी हो रहा था, नेचुरोपैथी भी हुआ था, और उसके साथ में उसका 5-6 kg वेट लॉस हुआ था और दौर्बल्य, बलक्षय ऐसा भी था। जब वो मेरे पास आ गई तो मुझे एक समझ में आया कि उसके जो हेतु थे वो अध्यशन जैसा हेतु था। घर में 2 ही लोग थे, वो और उसके हस्बैंड को डायबिटीज़ था। उनको बोला था हर 4 आवर्स में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, और उनके साथ में ये चाची जी भी कुछ ना कुछ खाती थी। भूख है नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि उसका मतलब बोलना था कि मेरा भी वेट लॉस ही हो रहा है तो मैं भी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, और कंप्लेंट्स भी कम नहीं हो रहे थे। तो अध्यशन एक बहुत बड़ा सैंधव जल दिया, उसके बाद में लेहन दिया, और उसके साथ में उसको 2 या 3 अच्छे से वोमिटिंग हो गए, और श्लेष्म पतन और पित्त पतन हो गया। उसके बाद में 3 दिन संसर्जन क्रम किया, और संसर्जन क्रम के बाद 5 दिन के संसर्जन क्रम के बाद उसको बस्ती प्रयोग किया। नेक्स्ट प्लीज। निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमेशा योग बस्ती, काल बस्ती और क्रम बस्ती में सबसे पहले स्नेह बस्ती से शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा कहाँ पर भी लिखा नहीं है कि आमावस्था में स्नेह बस्ती देना चाहिए। तो मैंने ये रुग्ण का आमाशय शोधन, अग्नि थोड़ी सी वृद्ध होने के बाद पहले निरूह बस्ती दिया। निरूह बस्ती के लिए दशमूल, त्रिफला और आरगवत का क्वाथ, तिल तैल, मध और सैंधव, और उसके बाद में अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती 2 निरूह और 1 अनुवासन बस्ती, ऐसे 2 उपक्रम किए, और उसके बाद में उसको तक्र प्रयोग किया। तक्र प्रयोग जो चरक ग्रहणी चिकित्सा में और अर्श चिकित्सा में जो दिया है कि तक्र आहार पे रखना है, और तक्र के लिए चित्रक सिद्ध या पाचन औषध सिद्ध तक्र देना है। तो ये रुग्ण को मैंने चित्रक सिद्ध तक्र और जवार की रोटी इतना ही आहार 10 दिन तक दिया। तो उसके बाद में उसकी अग्निदीप्ति, उदरशूल, सप्रवाहन मल, सपिच्छ मल जो 10-12 फ्रीक्वेंसी थी वो 3-4 तक आ गई। और उसके बाद में चरक चिकित्सा ग्रहणी का ही पाठ है, चित्रकादि वटी, तृषणाद्य घृत और नागरादि कषाय, ये कॉम्बिनेशन दिया। ये पेशेंट का 6 महीने तक का मेरे पास फॉलोअप है। आफ्टर 5 मंथ्स उसके पूरे ये लक्षण, उदरशूल, मुख दौर्गंध्य, इसमें पूरा उपशय था। मल प्रवृत्ति दिन में 1 या 2 बार होती थी, और जो गए 10 साल से उसका वेट लॉस होता था वो 5 महीने में उसका 2 kg वेट बढ़ गया था। और बाकी जो स्वास्थ्य के लक्षण हैं वो तो निश्चित रूप से
कम ही हुए थे। स्वास्थ्य के लक्षण बढ़ गए थे और व्याधि के लक्षण कम हुए थे। तो यही परिपूर्ण चिकित्सा अग्नि प्रदीपन करने से, पहले ही अग्नि प्रदीप्त नहीं है तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस अष्टांग हृदय में भी है कि जो अग्नि औषध को भी नहीं, जो अग्नि आहार को नहीं पचित कर सकता वो औषध को क्या पचित करेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अग्नि के प्रदीप्त के लिए लंघन उपक्रम बहुत जरूरी है। और लंघन में लघु आहार नहीं तो शोधन, लंघन का चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुता तो ये सभी लंघन के प्रकार है। जिस रुग्ण को शोधन से ही लंघन करना है उसको शोधन से ही लंघन करना चाहिए, जिस रुग्ण को अनशन से लंघन करना चाहिए उस रुग्ण को अनशन से ही लंघन करना चाहिए। लेकिन अगर लंघन अच्छे से नहीं हुआ तो अग्नि प्रदीप्त नहीं होता, और अग्नि प्रदीप्त नहीं हुआ तो व्याधि उपशम निश्चित रूप से नहीं होता। दूसरी जो ग्रहणी की केस है, नेक्स्ट प्लीज। 23 ईयर्स मेल पेशेंट एंड उसका ऑक्यूपेशन था वो इंजीनियरिंग में पढ़ता था। उसको भी द्रवमल ग्रहणी के मल प्रवृत्ति के जैसे और भारक्षय, कार्ष्ण्य, खालित्य, पालित्य और क्षुधामांद्य ऐसे लक्षण थे। ये स्टूडेंट था, हॉस्टल पे रहता था, जो मिलता था वो खाता था, बाहर का होटलिंग भी ज़्यादा बहुत था, अकाल भोजन भी था। ये सभी हेतु वो रुग्ण में थे। ये रुग्ण को मुझे समझ में आया कि दोष चिकित्सा तो करनी चाहिए, लेकिन दोष चिकित्सा के लिए शोधन के बजाय रुग्ण का बल अच्छा है लेकिन दोषों का बल कम है, अग्नि ही प्रदीप्त नहीं है। तो ये रुग्ण को मैंने शोधन उपक्रम नहीं देते हुए डायरेक्टली संसर्जन क्रम से अग्नि प्रदीप्त किया है। तो जैसे देखो कि संसर्जन क्रम हमें एक मालूम है, स्नेहन वमन कैसे करना है, स्नेहपान करके ही करना है। मैंने पहले ही बताया कि हर डिसीज में हर पेशेंट को स्नेहपान की जरूरी नहीं होती। वैसे ही संसर्जन क्रम कब करना है, शोधन के उपरांत ही संसर्जन क्रम करना है। ऐसा हमारे पास में कुछ कंसेप्ट फिक्स रहते हैं, लेकिन संसर्जन क्रम की चिकित्सा हर एक रुग्ण में व्याधि के कारण या हेतु के कारण अगर अग्नि मंद होता है तो संसर्जन क्रम से भी हम अग्निदीपन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शोधन के पश्चात ही संसर्जन क्रम करना चाहिए। ये रुग्ण को मैंने युषादि क्रम दिया और संसर्जन क्रम से ही शुरुआत की। उसके बाद में शोधन उपक्रम निरूह बस्ती और स्नेह बस्ती दिया। उसको सरक्त द्रवमल ज़्यादा था इसलिए स्नेह बस्ती में यष्टि मधु तैल का प्रयोग किया। उसके बाद में चिकित्सा, नेक्स्ट प्लीज। नागर आदि चूर्ण, तक्रारिष्ट और शंखवटी। शंखवटी में भी क्षार है, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए। जैसे कि हेमंत शिशिर ऋतु है तब हम शंखवटी जैसे बलवान औषधि प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं और उससे क्षार प्रयोग करते हुए भी कुछ विपरीत नहीं होता। और अग्नि बलवर्धनार्थ शंखवटी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और उसके बाद में उसको घृतपान की जो चिकित्सा दी है, वात पित्तोत्तर अवस्था आने के बाद उसको यष्टि मधु घृत 15 दिन तक और चंदन आदि घृत जो पित्तज ग्रहणी में भी है वो घृत पान दिया। ये पेशेंट का कम से कम 2 साल तक मेरे पास फॉलोअप था। उसके बाद में उसने GRE क्रैश की और वो USA में MS करने के लिए गया। अभी भी उसका मुझे कभी कभी मेल आता है कुछ छोटी मोटी अगर तकरार है तो। लेकिन जब मेरे पास आया था और उसके अभी तक उसका 10 kg वेट गेन हुआ है, कार्ष्ण्य बिल्कुल चला गया है। और अभी कभी कभी उसके फोटो जब मैं देखती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि यही सागर है क्या। बहुत अच्छा भी उसने एकेडमिक करियर भी अच्छा कर लिया और बहुत अच्छा हैप्पी है। तो भार वृद्धि भी हुई और व्याधि कम भी हुआ। नेक्स्ट अभी लास्ट केस है। ये रिटायर्ड पर्सन है, 74 ईयर्स के, पहले बिजनेस करते थे। इनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी, हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, CVD, DM2 ऐसे सभी
व्याधि, उनके व्याधि शंकर बोलेंगे, व्याधि साथ थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं हार्ट के लिए और डायबिटिक के लिए तो लेता हूँ, आप उसके लिए कुछ चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छे फिजिशियन है, लेकिन ये जो मेरी कंप्लेंट्स है उसके लिए आप अगर कुछ देते हैं तो दे दो। उनकी मेन कंप्लेंट थी भूख नहीं लगती है, मल विबंध है, एक दिन हाड़ ही मल प्रवृत्ति होती है, इसलिए मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, और ग्रथित सकष्ट मल प्रवृत्ति है। मैंने पहले ही बोल दिया कि अग्नि के जो विकृति है उसके हिसाब से जो अग्नि दोष से जो व्याधि होते हैं उसको ग्रहणी बोलेंगे हम। सिर्फ द्रवमल को ही ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस को ही ग्रहणी नहीं बोलेंगे। अग्नि दोष से जो व्याधि आते हैं वो सभी ग्रहणी में ही समाविष्ट है। ये पेशेंट के जो हेतु थे वो नॉर्थ इंडियन थे और उनके खाने में ये ज़्यादा था, आलू पराठा, भुजिया और पूरी तली हुई चीज़। तो अजीर्णाशन, अग्निविरुद्ध आहार और अध्यशन ऐसा भी चलता था, क्योंकि कैसे एजेड है, डायबिटीज़ है, बार बार कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, कभी सूप लेते हैं, कभी चना लेते हैं, कभी भुजिया लेते हैं, ऐसा कुछ। तो उनके चिकित्सा में मैंने हेतु विपरीत चिकित्सा, और खाने में उनको, उनके मिसेस को मैंने बोला कि इनको 2-3 चीज़ ही देना है, एक तो फुल्का देना है, दूसरा वेज सूप या दाल सूप देना है, और हरा पुदीना, धनिया, अदरक और लहसुन इनकी चटनी देना है। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट को इसकी चटनी लेने को बोलती हूँ। आमवात के पेशेंट को भी, ग्रहणी के पेशेंट को भी, या रसदुष्टि के, अग्नि दुष्टि के पेशेंट को भी ऐसी चटनी देना है। दिन में 2 बार ही खाना देना है और 2 बार चाय देना है। और अगर उनको ब्रेकफास्ट देना है तो उसमें दलिया, उपमा या नहीं तो पैनकेक, जैसे कि हम चावल का ये पैनकेक धीरड़ा बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, उसको ये देना है। और पानी, गर्म ही पानी पीने को देना है, और जो पानी देना है वो अजवाइन सिद्ध जल देना है। तो सिर्फ इतनी चिकित्सा करने के बाद मैंने यहाँ पर एक भी विरेचक औषध दिया नहीं है, एक भी अनुलोमक औषध दिया नहीं है, हेतु विपरीत चिकित्सा की है और आहार चिकित्सा की है। बाकी दवा मैंने कुछ नहीं दी, क्योंकि आते समय ही उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे दवा कुछ नहीं चाहिए, मेरी दवा तो बहुत चल रही है, तो अजवाइन सिद्ध जल यही एक आपकी दवा है, ऐसा मैंने उनको काउंसिल किया। तो उसके बाद में उनकी जो विबंध की तकरार थी, विबंध की या श्वासकष्टता की जो कंप्लेंट्स थी वो कम हो गई। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना जरूर चाहती हूँ कि महास्त्रोतस में के जो व्याधि है, चाहे उरोविदाह, अम्लपित्त छर्दी हो, या प्रवाहिका, अतिसार, कफज अतिसार या रक्तज अतिसार, अर्श, ग्रहणी, उदावर्त, ऐसे कोई भी व्याधि हो, उसमें कभी भी पहले दवा क्या देना है ये नहीं सोचना चाहिए। दवा देने के पहले 8 आहार विधि विशेषायतन, आहार विधि विधान और विरुद्ध आहार, इसमें कुछ है क्या, ये निश्चित रूप से जांच के अगर उसके विपरीत हमने चिकित्सा की तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है, और इससे हमारे रुग्ण में व्याधि तो कम होता ही है, लेकिन अपुनर्भव चिकित्सा से ज़्यादा फायदा होता है। और हम सिर्फ कल्पज्ञ नहीं होते, हम कुशल चिकित्सक हो सकते हैं। और कुशल चिकित्सक होने के लिए जो कंसेप्चुअल ग्रंथों में जो कंसेप्ट दिए हैं उसके साथ में अगर चिकित्सा की तो निश्चित रूप से यश प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो अवसर मिला या कुछ केसेस और कंसेप्ट्स प्रेजेंट करने का, इसके लिए मैं नस्य की पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।